Hello, good morning everybody. You are Zoology with Dr. S.K. Saini. We will talk about respiratory system or breathing and exchange of gaseous or respiratory gaseous. We are previously discussed about the introduction of the respiration, like how to exchange of the gases from environment to lungs and lungs to environment, and inside of the body, like internal respiration, how to exchange of the gases inside of the blood from the lungs to tissue and tissue to lungs. इसके आगे हम यहाँ बात करेंगे कि किस प्रकार से ये गैसेज आगे या ट्रांसफर हो रही है। फिर आपने यहाँ पर बात की थी कि मेनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन completed by many respiratory organs found in different एनिमल्स। जहां अपन ने नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंट एनिमल्स की बात की थी, प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेट्स और हेमिकॉर्डेट्स तक कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कर रही है, तो बॉडी सरफेस भी ऑर्गन इसका काम कर रही है। तो इसी के आगे हम बात करें तो एनालिड्स में मॉइस्ट बॉडी सरफेस या रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कर रही है, तो वहां पैरापोडिया भी है और वहां पर गिल्स का डेवलपमेंट भी हुआ। इसके बाद में आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में डिफरेंट ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ। इकाइनोडर्मेट्स में यहाँ पर ट्यूबफिड है वो या क्लोएकल ट्री है, वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कर रहा है। इसके आगे हम बात करें तो हेमिकॉर्डेट है, वहां पर भी गिल्स है पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फिर कॉर्डेट में आते हैं, तो नॉन कॉर्डेट तक हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल इसकी स्ट्रक्चरली रेस्पिरेटरी कैसे काम करते हैं वो कर चुके हैं। तो आगे कॉर्डेट में हम करें, कॉर्डेट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन द कॉर्डेट एनिमल्स और वर्टिब्रेट एनिमल। तो इन केस ऑफ लोअर कॉर्डेट ले इन लोअर कॉर्डेट लाइक यूरोकॉर्डेटा, सिपेलोकॉर्डेटा। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूरोकॉर्डेटा हर्डमानिया एसिडिया, जिसे सी स्क्वाल्ट भी अपन कहते हैं, और या ब्रेंकियोस्टोमा द एग्जांपल ऑफ द सिपेलोकॉर्ड्स। बोथ एनिमल हैव ओनली गिल्स, इंटरनल गिल्स और एक्सटर्नल गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं कि गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। देन साइक्लोस्टोमेटा, तो वहां पर डिफरेंट नंबर के गिल्स यहाँ पर है, तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम में 14 to 15 पेयर गिल्स यहाँ पाए जाते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है पेट्रामाइजोन है और मिक्सिन है। तो मिक्सिन एक जिसे हैग विशेष भी कह रहे हैं, जिनके अंदर है वो गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। मैंने कहा था कि गिल्स से एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम में लिया जा रहा है, तो गिल्स के लिए एक वर्ड काम में लेते हैं, इसे ब्रेंकियल वर्ड कहते हैं। जैसे हार्ट के लिए कार्डिया, लीवर के लिए अपने यहाँ पर हिपेटिक वर्ड काम में लेते हैं, किडनी के लिए रीनल वर्ड काम में लेते हैं। ऐसे ही गिल्स के लिए कॉमन वर्ड है यहाँ ब्रेंकियल। तो यहाँ पर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन फाउंड इन दी साइक्लोस्टोमेट्स एज वेल एज इन यूरोकॉर्डेटा, सिपेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। देन नेक्स्ट एनिमल आता है, ग्रुप आता है फिशिज, जो एक बड़ा ग्रुप है वर्टिब्रेट का, जिसमें एक्वेटिक के फिशेज आती है। फिशेज के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो यहाँ ओनली गिल्स है, ऑस्टिकटिज फिशेज है, कंड्रिकटिज फिशेज है। वहां पर है वो अपन टेक्सोनोमी में पढ़ते हैं कि यहाँ कहीं पर जो कंड्रिकटिज है यहाँ ओपेरकुलम नहीं होता, और ऑस्टिकटिज है यहाँ पर गिल्स कवर्ड है, जिसे ओपेरकुलम कहेंगे। इसके नंबर भी ऑस्टिकटिज और कंड्रिकटिज में डिफरेंट होते हैं, बट ये गिल्स है इंटरनल टाइप के गिल्स है। और रेस्पायर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए है वो वाटर करंट है वो अंदर एंटर करती है, और उसके द्वारा डिजोल ऑक्सीजन है वो गिल्स है वो लेते हैं यहाँ। तो उसे अपने एक नया वर्ड भी आते हैं, काउंटर करंट सिस्टम या रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं यहाँ। तो काउंटर करंट रेस्पिरेशन है वो आपसे पूछ सकते हैं किसके अंदर होते हैं, तो जो फिशेज के अंदर है वो काउंटर करंट रेस्पिरेशन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन करें फ्रॉग की बात करें और एम्फीबियन करें, तो एम्फीबियन के अंदर लार्वल स्टेज है, वहां पर गिल्स प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। और एडल्ट में जब कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, तो वहां पर आप देखोगे कि इसमें यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स बनती है रेस्पिरेशन के लिए। तो 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन द एम्फीबियन, जिसकी अपन डिटेल अभी करेंगे यहाँ, जिसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, जिसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, जिसमें बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ नीट के अंदर भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ।
इसके बाद में जनरली अभी एक बार जो इसके नेम ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन अपन देख रहे हैं। देन नेक्स्ट ग्रुप इज एविस या एविज अपन जिसे कहते हैं। तो एविज जिसके बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स एंड एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और होते हैं, दिस इज कॉल्ड एयर्स है कि हाँ। तो देन नेक्स्ट हायर ग्रुप है मैमल। मैमल के अंदर ऑल मैमल है, उसका करेक्टर है या चाहे वो मैमल एक्वेटिक हो, चाहे टेरेस्ट्रियल फॉर्म में हो, चाहे एरियल फॉर्म में हो, तो उसमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स ही पाए जाते हैं। जैसे आपने बताया कि व्हेल और डॉल्फिन आर एक्वेटिक मैमल, तो ये वाटर के अंदर रह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, नहीं। व्हेल के अंदर भी है, डॉल्फिन के अंदर भी है, रेस्पिरेशन है वो कंप्लीटेड बाय द लंग्स यहाँ। तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। तो देन लास्ट में अपन वुमन तक आते हैं, तो वुमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो भी यहाँ लंग होता है यहाँ। तो यहां तक इवोल्यूशनरी बात करें तो यहां तक बात समझ में आई कि देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन वर्टिब्रेट एज वेल एज इन कॉर्डेट। तो टू टाइप में फर्स्ट इज गिल्स एंड सेकंड इज लंग्स, यहाँ ध्यान रखिए यहाँ। तो कुछ एनिमल है जहां पर एक्वेटिक एनिमल है वहां पर गिल्स है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल है वहां पर लंग्स है। गिल से जो रेस्पिरेशन होता है उसको अपन नोन एज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, एंड द रेस्पिरेशन कंप्लीटेड बाय लंग्स नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि गिल्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें वाटर करंट अंदर एंटर करती है बॉडी के अंदर। जैसे वाटर करंट एंटर कर रही है वहां पर ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन जा रही है, और गिल्स के अंदर ब्लड का फ्लो है वो वाटर करंट के ऑपोजिट साइड में होता है। तो जैसे ऑपोजिट साइड में होता है तो वहां से वाटर से ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन मेथड से ब्लड के अंदर ट्रांसफर की जाती है। तो ऐसी मेथड को अपन काउंटर करंट रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यहाँ गिल्स और लंग्स में दोनों में डिफरेंसेस क्या हो सकता है, तो गिल्स के लिए एक वर्ड काम में लेते हैं। तो गिल्स आर मोर एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंपेयर टू लंग्स। तो यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि दोनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ज्यादा एफिशिएंट कौन है। तो ऑप्शन में आपके गिल्स भी होता है, ऑप्शन में यहाँ लंग्स भी होता है। तो ज्यादा एफिशिएंट है वो गिल्स माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन जितनी ऑक्सीजन है उसका नियर अबाउट 80% ऑक्सीजन अब्जॉर्ब बाय द गिल्स, या 80% ऑक्सीजन ने ट्रांसफर इन द ब्लड फ्रॉम द वाटर। क्या ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही है, बट लंग्स है ओनली नियर अबाउट 20 to 25% ऑक्सीजन अब्जॉर्ब फ्रॉम द एनवायरमेंटल एयर यहाँ। तो यहाँ लंग्स है वो कम अब्जॉर्ब करता है जो ब्लड में ट्रांसफर करता है, गिल्स ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। सो द गिल्स आर मोर एफिशिएंट देन द लंग्स ही है। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। अब इसके आगे अपने क्वेश्चन फ्रॉग के रेस्पिरेशन का बनता है। तो फ्रॉग में मैंने कहा, फ्रॉग के केस में अपन कहते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूं कि फ्रॉग जो है इसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो फ्रॉग में देयर आर 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, कह सकते हैं। नंबर 1 इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फर्स्ट रेस्पिरेशन को अपन कहेंगे यहाँ पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सेकंड रेस्पिरेशन को अपन कहेंगे बुक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। और थर्ड रेस्पिरेशन को इसे अपन कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब यहाँ देयर आर 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन द फ्रॉग। फर्स्ट इज pulmonary respiration, second is buccopharyngeal respiration, third is cutaneous respiration. The pulmonary respiration completed by the lungs, and the buccopharyngeal respiration completed by the buccal cavity and pharynx. Then the cutaneous respiration is completed by the बॉडी स्किन। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्यूटेनियस, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, उसको अपन बुक्कोफेरेंजियल, और लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन है या गैसियस एक्सचेंज होती है उसे अपन पल्मोनरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से फ्रॉग में 3 टाइप का रेस्पिरेशन है।
अब यहाँ अपने फर्स्ट रेस्पिरेशन करें, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है, ह्यूमन से किस प्रकार से डिफरेंसेज है। तो ह्यूमन और फ्रॉग लंग्स की बात करें तो थोड़ा डिफरेंसेज पाया जाता है। फ्रॉग लंग्स लेस डेवलप कंपेयर टू ह्यूमन लंग्स। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि फ्रॉग लंग्स है वो कम विकसित होते हैं, किसके कंपेयर में, मानव के कंपेयर में, ह्यूमन के कंपेयर में यहाँ लेस डेवलप होते हैं। दूसरी बात है फ्रॉग लंग्स की अपन देखें, फ्रॉग लंग्स है वो होलो होती है यहाँ पर, जबकि ह्यूमन लंग्स है वो सॉलिड होती है। फ्रॉग लंग्स है वो खोखले हैं और ह्यूमन लंग्स है वो यहाँ ठोस होती हैं, सॉलिड होती है यहाँ पर। और फ्रॉग लंग्स में तीसरा डिफरेंस है यहाँ पर, फ्रॉग लंग्स है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, कभी भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं इसके अंदर, जबकि ह्यूमन लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, बट डिपेंड करता है मसल्स के ऊपर, जो आउटसाइड ऑफ द मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, बट फ्रॉग लंग्स है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रॉग के लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है वो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ब्रीदिंग, यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। यहाँ तो यहाँ जो प्रेशर लंग्स के अंदर या थोरेसिक कैविटी के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है तो वो पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पर होता है, जबकि ह्यूमन के अंदर जो यहाँ ब्रीदिंग होती है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। नेगेटिव प्रेशर का मीनिंग अंदर वॉल्यूम है वो बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने से गैस क्या होगी, यहाँ पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है वो यहाँ ट्रांसफर होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस प्रकार से ह्यूमन की जो ब्रीदिंग है, आपसे इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्रीदिंग इज, तो आंसर होगा नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, और फ्रॉग ब्रीदिंग इज, तो आंसर होगा यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग फाउंड इन द फ्रॉग। तो बेसिक ये लंग्स का ह्यूमन के साथ में अपन कंपेयर करते हैं तो ये कैरेक्टर यहाँ पर आता है। अब अपन फ्रॉग के रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में मोस्टली चाहे ह्यूमन हो या फ्रॉग हो, देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म फाउंड इन द एनिमल बीइंग ऑफ द ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म को टू टाइप में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज इंस्पायरेशन, सेकंड इज एक्सपायरेशन और एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं। इंस्पायरेशन का मीनिंग है यहाँ पर इनहेलेंट ऑफ द गैसेज, इंस्पायरेशन को आप यहाँ पर कहेंगे इनहेलेंट ऑफ द गैसेज, एनवायरमेंटल गैसेज इन द बॉडी फ्रॉम द एनवायरमेंट, ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, इनहेलेंट कर रहे हैं, तो इसे अपन इंस्पायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन का मीनिंग है यहाँ एक्सहेलेंट ऑफ द गैसेज, रेस्पिरेटरी गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी लंग्स के अंदर गैसेज आ रही है, CO2 आ रही है, तो CO2 को बाहर निकालने की जो मैकेनिज्म है इसे आप कहोगे एक्सहेलेंट ऑफ द गैसेज और एक्सपायरेशन। अब फ्रॉग में इनहेलेशन कैसे होता है यहाँ पर, तो फ्रॉग के जो अंदर इनहेलेशन होता है तो यहाँ पर ध्यान रखिए, फ्रॉग की जो स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं, जैसे अपन यहाँ पर मैं बात करूं, ये सपोज करो यहाँ पर फ्रॉग की स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं, ये फ्रॉग है, ये यहाँ पर फ्रॉग है, यहाँ इस टाइप से स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं यहाँ। तो फ्रॉग के अंदर यहाँ पर ये बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी है, ये अपर जाए और ये लोअर जाए यहाँ, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये सिंपली मैं माउथ का पार्ट यहाँ बना रहा हूं। तो यहाँ पर इसके अंदर दो प्रकार की या तीन प्रकार की जो मसल्स है, two to three type of muscles found in the buccal cavity or helpful in the inhalation and exhalation of the gases. These muscles are found in the pharynx, बक्कल कैविटी एंड सराउंडिंग माउथ अपन कह सकते हैं ये। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट होती है। इन मसल्स को अपन कहते हैं, फर्स्ट मसल्स इज स्टेनोहाइल मसल्स, फर्स्ट नंबर ऑफ मसल्स इज फाउंड इन द ओनली फ्रॉग, नॉट फाउंड इन द अदर टाइप ऑफ एनिमल्स, other type of group like mammals, avians and others, only found in the amphibian group of animals. तो stenohyle muscles, second type of muscles submental muscles, और third type of muscles pectoral muscles. There are three type of muscles mainly. ऐसे कुछ साइंटिस्ट कुछ बुक्स ऐसे टू टाइप ऑफ मसल्स कहते हैं, स्टेनोहाइल और पेट्रोहाइल मसल्स, लेकिन एक मसल्स और स्मॉल मसल्स होती है जो इसका रोल होता है यहाँ रेस्पिरेशन में रेगुलेशन के अंदर, जिसे अपन कहेंगे सब मेंटल टाइप ऑफ मसल्स या सब मेंटल मसल्स। अब ये तीनों मसल्स जो है ये क्या करती है, तो फर्स्ट जो स्टेनोहाइल मसल्स क्या कर रही है, तब देखिएगा आपने अंदर स्टेनोहाइल मसल्स है, ये फर्स्ट टाइम जब ब्रीदिंग कर रहा है यहाँ पर पल्मोनरी इंस्पायरेशन करेगा
तो स्टेनोहाइल मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्टेनोहाइल विल बी कॉन्ट्रैक्ट, या स्टेनोहाइल यहाँ पर होती है, इस प्रकार से आप देखोगे या अपने जैसे इस पैर को अपन लोअर जा के नीचे ये जो एरिया है फेरिंग्स के नीचे ये एरिया, इसी प्रकार फ्रॉग के अंदर यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर स्टेनोहाइल मसल्स है। फ्रॉग में एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोअर जा और अपर जा होता है। अपर जा जो है वहां पर फ्रॉग के अंदर जो नेजल एक्सटर्नल नेरेज होती है वो डायरेक्ट बक्कल कैविटी में यहाँ पर ओपन होती है। यहाँ अपन कह सकते हैं इस प्रकार से ये एक्सटर्नल नेरेज है, ये एक्सटर्नल नेरेज डायरेक्ट बक्कल कैविटी के अंदर यहाँ ओपन हो रहे हैं। मैं इस चीज को यहाँ पर बताऊं, यहाँ ये दो नोज बताए, सिंप्लीफाई बताया गया है कि ये बक्कल कैविटी है, यहाँ इस बक्कल कैविटी में ऊपरी पार्ट में अपर पार्ट में नोज के पोर है वो डायरेक्ट ओपन हो रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट ओपन हो रहे हैं। तो अपन यहाँ कह सकते हैं नो डिफरेंशिएट ऑफ द नोज बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। ये यहाँ बक्कल कैविटी है, ये नोज का पार्ट है अपर पार्ट, ये यहाँ फेरिंग्स है, तो इसमें किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो इसलिए अपने फ्रॉग के केस में कहेंगे नो डिफरेंशिएशन ऑफ द बक्कल कैविटी एंड नोज एंड फेरिंग्स। ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं होता, ह्यूमन के अंदर क्या है डिफरेंशिएट होता है, नेजल पथ अलग है, यहाँ डाइजेशन में अपन करते हैं, बक्कल कैविटी अलग है, फेरिंग्स अलग है, तीनों चेंबर यहाँ पर डिफरेंशिएट होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर से। यहाँ पर एक सिंगल पाथ होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंशिएज है वो नहीं होता है यहाँ फ्रॉग के केस में। लेकिन नेजल पोर है जो एक्सटर्नल नेरेज है वो क्या है, यहाँ सीधे बाहर से होते हैं और बाहर से सीधे ओपन होते हैं, किसमें बक्कल कैविटी में ओपन होते हैं यहाँ। तो ये एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। तो अब जब इस प्रकार की जो मूवमेंट करते हैं तो ऐसी मूवमेंट को अपन क्या कहेंगे, द मूवमेंट इन लोअर द ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मूवमेंट अपन कहेंगे यहाँ। इसे अपन ऑसिलेटरी मूवमेंट भी कहते हैं, या पल्मोनरी रेस्पिरेशन है उसमें लोअर जा और मसल्स के कारण जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को अपन ऑसिलेटरी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जब ये मूवमेंट होती है तो इसमें देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स हेल्पफुल। तो 3 प्रकार की मसल्स है। फर्स्ट इज स्टेनोहाइल मसल्स, तो मैं बात कर रहा था स्टेनोहाइल मसल्स की। स्टेनोहाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये मसल्स यहाँ पर है, ये मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बक्कल कैविटी यहाँ पर नीचे आएगी, ऐसे इस प्रकार से बक्कल कैविटी नीचे, ये यहाँ पर बक्कल कैविटी को नीचे खींचेंगे, यहाँ पर पुल करेंगे यहाँ। तो जैसे ही यहाँ नीचे बक्कल कैविटी को खींचेंगे तो ऊपर से नेजल जो पोर है वो नेजल पोर ओपन हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना। तो बक्कल कौन खींचेगा, स्टेनोहाइल मसल्स इसको नीचे खींचेंगे, नेजल पोर ओपन हो जाएगा। और इसके आगे चलेंगे तो अपन नेजल पोर ओपन होते ही माउथ क्लोज हो जाएगा और ग्लोटिस यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो यहां से ये क्लोज हो गया, अपन जनरली यहाँ पर कहेंगे कि ये माउथ था इसका एनिमल का, ये माउथ ये क्लोज हो गया, इसके साथ में यहाँ पर जो है ग्लोटिस था, ये क्लोज हो गया यहाँ पर और ये ओपन हो गया। जैसे ही ओपन हो गया तो ये इसकी बक्कल कैविटी की कंडीशन ये हो जाती है यहाँ। तो यहाँ से O2 या एनवायरमेंटल गैसेज है वो इसके अंदर आ जाती है, बक्कल कैविटी में आ जाती है, फील हो जाती है। तो या अपन क्या कहेंगे, when the stenohail muscles will contract the base of buccal cavity lower movement, the base of buccal cavity lower side of movement, then the buccal cavity volume is increased, तो ये यहाँ पर होगा। and then the narrage will be open and mouth will be closed and as well as glottis will be closed। तो यहाँ 2 पोर क्लोज हो जाते हैं और माउथ क्लोज हुआ, ग्लोटिस क्लोज हुआ, नेरेज ओपन हुआ, देन द एनवायरमेंटल एयर कम इनटू द बक्कल कैविटी। तो ये एनवायरमेंटल एयर है बक्कल कैविटी में आ जाएगी और ऑल एयर आर कलेक्ट इन दी बक्कल कैविटी। तो फर्स्ट प्रोसेस ये होगी और ये फर्स्ट प्रोसेस डिपेंडेड ऑन द स्टेनोहाइल मसल्स इन द फ्रॉग। देन second muscles will be control of the regulation of the respiration, या control of the respiration। what type of muscles, the name of the muscles, the submental muscles are control during stenohail muscles contraction। then the narrage will be tightly closed, then the narrage will be tightly closed। कब होगा, जब ये एयर है वो अंदर एंटर कर जाएगी तो उसके बाद में इसको कंट्रोल करने में, नेजल पोर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है यहाँ पर सबमेंटल मसल्स। एंड द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स पेट्रोहाइल मसल्स विल बी कंट्रैक्टेड। देन तो थर्ड जो रिएक्शन होगी यहाँ,
फिर रिएक्शन होगी, पेट्रोहाइल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ही पेट्रोहाइल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, देन द नेरेज विल बी क्लोज। और नेरेज क्लोज करने का काम कौन कर रहा है? मैंने कहा सबमेंटल मसल्स है वो कर रही है, उसके साथ में पेट्रोहाइल मसल्स है वो भी यहाँ पर कर रही है। नेरेज जैसे कंट्रोल होंगे तो माउथ तो यहाँ पर क्लोज रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ साथ में नेरेज भी क्लोज हो गया, जिससे क्या बेस ऑफ बक्कल कैविटी अपवार्ड मूवमेंट है। द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी थी, ये अपवार्ड अपर की साइड में ये मूवमेंट करेगी, तो अपवार्ड मूवमेंट होगी। तो द प्रेशर अकर at the glottis pore, then glottis will be open and air enter into the lungs। तो यहाँ पर एयर है वो कहाँ एंटर कर जाएगी? लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। इस प्रकार से लंग्स में एंटर कर रही है। इस प्रकार की जो प्रोसेस पाई जाती है ये फ्रॉग में इस प्रकार की प्रोसेस होती है। ह्यूमन के अंदर इस प्रकार की प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन का लंग्स है वो कॉन्ट्रेक्टाइल है, फ्रॉग का लंग्स है वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। ह्यूमन के अंदर नेजल पोर अलग पाया जाता है, नेजल पाथ अलग पाया जाता है, तो अलग व्यवस्था होती है। और इसी प्रकार अपन कहेंगे ह्यूमन के अंदर यहाँ यूला प्रेजेंट होता है फेरिंग्स और बक्कल कैविटी के बीच में यहाँ, बट फ्रॉग के अंदर यूला भी यहाँ पर अब्सेंट होता है। फ्रॉग में यहाँ यूला भी नहीं पाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपके बना कि यूला फ्रॉग में या ह्यूमन में, दोनों में कंपेयर करें तो किसके में अंदर होता है? तो फ्रॉग ह्यूमन के अंदर होता है, और यूला किस में नहीं होता? तो यूला नहीं पाया जाता फ्रॉग में यहाँ। तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को अपन कहेंगे इंस्पायरेशन हुआ या इंस्पिरेशन हुआ, या एयर अंदर गई, इसके बाद में एयर क्या बाहर निकलती है, एक्सक्रीशन होता है या एक्सपायरेशन होता है। इसे पल्मोनरी एक्सपायरेशन कहेंगे या एक्सक्रीशन कहेंगे। इन फ्रॉग द लंग एल्वियोलाई आर सीलिएटेड स्ट्रक्चर ड्यू टू मूवमेंट इन दिस सीलिया, द एयर विल बी कम आउट इन द एनवायरमेंट। तो ये बात बन गई कि यहाँ एक डिफरेंशिएट होता है। लंग्स जो है यहाँ एक डायग्राम के द्वारा अपन देख सकते हैं, ये फ्रॉग लंग्स यहाँ दिखाई गई हैं। लंग्स के अंदर जो या वॉल होती है उस वॉल में एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई की वॉल है उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती है। यहाँ आपको ध्यान रखना, ये मान लो एक एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई की वॉल में यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होती है, लेकिन ह्यूमन एल्वियोलाई में सीलिया अब्सेंट होते हैं। बेसिक डिफरेंस ऑफ द एल्वियोलाई इन बिटवीन ह्यूमन एंड फ्रॉग। फ्रॉग की एल्वियोलाई में सीलिया प्रेजेंट है, ह्यूमन की एल्वियोलाई में सीलिया अब्सेंट है। अब जैसे ही इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो ये सीलिया मूवमेंट करेंगे और आउटवर्ड या बाहर की साइड में ये मूवमेंट करेंगे, और जैसे ही बाहर की साइड में मूवमेंट करेंगे तो इसके अंदर जो CO2 थी ये CO2 यहाँ पर बाहर की साइड में चला, तो आगे या एग्जिट कर दी यहाँ पर, या एक्सहेलेशन यहाँ पर हो गया है यहाँ पर, तो बहिर्श्वसन की क्रिया हो गई। तो इस प्रकार की घटना यहाँ घटित होती है, इसको अपन कहेंगे पल्मोनरी एक्सक्रीशन या पल्मोनरी या एक्सहेलेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात आपके समझ में आई कि फ्रॉग में किस प्रकार से यहाँ पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी इंस्पिरेशन होता है यहाँ। इसके बाद में हम बात करेंगे, मैंने कहा फ्रॉग में यहाँ केवल 3 प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। एक पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, दूसरा यहाँ पर होता है आपका बुक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है, तीसरा आपको बताया क्यूटिनियस रेस्पिरेशन है। बुक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है? तब ये सिंपल प्रोसेस है कि जैसे ही मान लो ये फ्रॉग की बक्कल कैविटी थी, इसमें कोई भी एयर प्रेजेंट करती है, ये यहाँ पर यहाँ फेरिंग्स पार्ट है यहाँ, तो इसकी हाईली वेस्कुलर यहाँ मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन है वो हाईली वेस्कुलर है। जैसे ही यहाँ से O2 पास आउट होगी आगे किसके लिए? पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए, तो सम एयर है वो यहाँ डायरेक्टली डिफ्यूज इन दी ब्लड वेसल्स है, डायरेक्टली डिफ्यूज इन द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर एक कुछ परसेंट है, 5 से 10% कह सकते हैं, तो एक कुछ परसेंट एयर का वो यहाँ बक्कल कैविटी और यहाँ फेरिंग्स के अंदर डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। जैसे ही डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिया जाएगा तो एज एक रेस्पिरेशन, एक ब्रीदिंग की क्रिया होगी, तो इसको अपन कहते हैं बुक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ऐसे ही तीसरी प्रकार का रेस्पिरेशन है जिसे अपन कहेंगे क्यूटिनियस टाइप का रेस्पिरेशन। क्यूटिनियस का मीनिंग है यहाँ पर स्किन के द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन है। वो कैसे होता है? तो स्किन यहाँ पर फ्रॉग की जो स्किन है वो भी यहाँ उसका करेक्टर है अपने ह्यूमन स्किन से डिफरेंट है। फ्रॉग स्किन है वो मॉइस्ट है, जो रेस्पिरेशन के लिए एक सरफेस है वो डेवलप करवा रही है, मॉइस्ट सरफेस है। दूसरा हाईली वेस्कुलर है यहाँ और ग्लैंडुलर है, तो लगातार है वो म्यूकस रिलीज करती रहती है, और ब्लड यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे मान लो फ्रॉग की ये स्किन है, इसके द्वारा कंटिन्यू यहाँ पर म्यूकस रिलीज किया जाएगा, जिससे ही इसका आसपास का एरिया है वो यहाँ पर डिजॉल्व कंडीशन में
O2 रखेगा यहाँ, जैसे ही इसके कांटेक्ट में एयर आती है, O2 आती है यहाँ पर, तो ये O2 यहाँ पर इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। किसके अंदर डिजोल्व? जो बाहरी वाटरी एरिया है इसमें यहाँ पर ये O2 इसमें डिजोल्व हो जाएगी पानी के अंदर, और फिर ये डिजोल्व ऑक्सीजन है यहाँ स्किन के द्वारा डायरेक्ट ब्लड के अंदर, यहाँ इसके पास से ये एक ब्लड वेसल्स गुजर रही है, इसमें O2 को यहाँ डिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो रेस्पिरेशन हो रहा है, कहने का मीनिंग ऑक्सीजन ब्लड के अंदर पहुंचाया जा रहा है, फिर ब्लड से टिश्यूज तक पहुंचाया जाएगा। तो ऐसा रेस्पिरेशन अपन कहते हैं स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन या क्यूटेनियस मेथड से रेस्पिरेशन है। तो क्यूटेनियस मेथड से हमेशा रेस्पिरेशन होता है, चाहे वो वाटर के अंदर हो, चाहे वो यहाँ टेरेस्ट्रियल फॉर्म में हो। और एक कंडीशन और बनती है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं हाइबरनेशन कंडीशन है। हाइबरनेशन है एक कंडीशन बनती है, एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन कंडीशन बनती है। हाइबरनेशन का मीनिंग है यहाँ पर शीत निंद्रा, विंटर स्लीपिंग। एस्टिवेशन का मीनिंग है यहाँ पर समर स्लीपिंग, गर्मी की निंद्रा या ग्रीष्म निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता दो कंडीशन बनती है। ये दोनों ऐसी अवस्था है जब हाईली टेम्परेचर एनवायरनमेंट है वो हाई हो या एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो लो होता है, उसमें फ्रॉग क्या करता है, जमीन की गहराई में जाके और इनएक्टिव कंडीशन में रहता है, कम से कम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है एक्टिव, जिससे उसके लंग्स काम नहीं करते उस समय, बक्कोफेरेंक्स उस समय काम नहीं करती, माउथ बंद रखता है उस समय। तो एक मिनिमम ऑक्सीजन है वो उसे रिक्वायर्ड होती है। और मिनिमम ऑक्सीजन कैसे लेता है? तो अपने स्किन से, जैसे ही वो एयर है वो स्किन के कांटेक्ट में आएगी तो मिनिमम ऑक्सीजन है वो लेता रहेगा, और वो ऑक्सीजन फिर ब्लड में मिलेगी और वहां टिश्यूज तक पहुंचेगी, जिससे क्या उसको रिजल्टिंग एटीपी प्रोडक्शन होता है, और वो एटीपी फ्रॉग को मिलती रहेगी और फ्रॉग क्या है, लाइव रहेगा यहाँ। तो इस प्रकार की कंडीशन को अपना हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कर रहे हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों समय रेस्पिरेशन किस मेथड से होता है? तो आंसर होगा यहाँ पर केवल स्किन से होता है, यहाँ पर ओनली स्किन मेथड से होता है। यहाँ बक्कोफेरेंक्स भी काम नहीं करता, और यहाँ पर दूसरा मेथड है पल्मोनरी भी काम नहीं करता है यहाँ। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ओनली फाउंड इन ड्यूरिंग द हाइबरनेशन कंडीशन एंड ओनली इन एस्टिवेशन कंडीशन। तो इस समय ये रेस्पिरेशन होगा। हाइबरनेशन मैंने कहा कि यहाँ पर सर्दी के समय है, जब हाईली विंटर हो या बहुत ज्यादा सर्दी हो, 0 डिग्री टेम्परेचर जब चल रहा हो, तो उस समय ये रेस्पिरेशन हो रहा है। उस समय फ्रॉग है वो जमीन की गहराई में रहता है, और यहाँ जून की गर्मी के अंदर जहाँ टेम्परेचर 45 अबव हो, उस समय फ्रॉग क्या है, गहराई में चले जाते हैं। तो उसमें रेस्पिरेशन कौन करवाता है? तो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन है यहाँ पर करवाया जाता है। तो ये डिफरेंट एनिमल की यहाँ पर बात थी जिसमें रेस्पिरेशन हो रहा है। इसके बाद में एक क्वेश्चन गिल्स का आता है, फिशेज का। तो फिशेज में मैंने कहा कि काउंटर करंट रेस्पिरेशन होता है। काउंटर करंट का मीनिंग, जैसे कोई भी ये फिशेज है, इस फिशेज के ऊपर यहाँ पर ये गिल्स है यहाँ, तो इसमें मैं गिल्स को यहाँ बाहर बनाऊं यहाँ कि ये एक गिल्स का एरिया है, ये गिल्स का एरिया है। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स के से क्या ब्लड का डायरेक्शन क्या रहता है? ये डायरेक्शन रहता है, इस प्रकार से ये डायरेक्शन रहता है, ये डायरेक्शन रहता है। अब वाटर करंट क्या है, यहाँ पर ये डायरेक्शन रहेगा, तो ये ऑपोजिट करंट रहेगी। ब्लड ऐसे मोमेंट करेगा और वाटर क्या है, ऐसे मोमेंट करेगा यहाँ। तो इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो इसके अंदर ट्रांसफर होती है, ये इस प्रकार से इसके अंदर ट्रांसफर हो गई यहाँ। तो ऐसी मेथड जहां पर दोनों फ्लो जो है, वाटर का फ्लो और ब्लड का फ्लो है, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, और इस ऑपोजिट कंडीशन में जो वाटर होता है उस वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज की जाती है, और ये ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज की जाती है यहाँ पर ब्लड के अंदर। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं गिल्स है वो लंग से ज्यादा एफिशिएंट है, और ऐसे रेस्पिरेशन को अपन यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं, इसको अपन कहते हैं काउंटर करंट रेस्पिरेशन अपन कह सकते हैं। तो काउंटर करंट रेस्पिरेशन मैकेनिज्म किसमें होती है? तो ओनली फिशेज के अंदर, ओनली फिशेज के अंदर जो मैकेनिज्म होती है इसको अपन कहते हैं काउंटर करंट रेस्पिरेशन। ऐसे ही फ्रॉग के टेडपोल लार्वा में आपसे पूछ ले कि रेस्पिरेशन किससे होता है, तो टेडपोल लार्वा में लंग्स नहीं होते, वहां पर गिल्स है वो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है, इसके साथ में स्किन भी रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है। तो ये बात आपकी यहाँ तक एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कंपेरिजन डिफरेंट एनिमल से यहाँ पर रेस्पिरेशन में कर लेते हैं ह्यूमन के साथ में, इसमें स्पेशली फ्रॉग का रेस्पिरेशन है, तो ये यहाँ समझाने का प्रयास किया।
और मैं जहां तक समझता हूं कि इस वीडियो को आप यदि तन मन और अटेंशन के साथ में आप देखोगे तो ये आपकी कहानी समझ में आएगी है और इसका क्वेश्चन आप एग्जाम में सोल्व कर पाओगे और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेक्चर तैयार हो जाएगा और एक बेस अच्छा बन जाएगा, जिससे आप आगे की वीडियो है वो उसके जो इसका कंटेंट है वो अच्छा समझ पाओगे। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और इसमें आप क्या ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें जिससे और वीडियो अच्छा बन सके। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।